इंटरस्टेलर, डंकर्क और इंसेप्शन जैसी महान फिल्मों को बनाने वाले निर्माता और निर्देशक क्रिस्टोफर नोलान ने अभी हाल ही में एक बहुत ही बड़े बजट की फिल्म का निर्माण किया है। नाम है ओपेनहाइमर। फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही बड़ी लोकप्रियता हासिल कर ली थी। पर दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको वो दिखाने वाले हैं जो ओपेनहाइमर फिल्म में भी नहीं दिखाया। आज परमाणु बम की आप उस घटनाओं से, उस वाकये से, उस हकीकत से रूबरू होने वाले हो जो हर एक इंसान को हर हाल में जाननी चाहिए। ये कथा है एक ऐसे यहूदी भौतिक शास्त्री की जो डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया और एंजाइटी जैसे मानसिक तनावों से ग्रसित था। फिर भी भौतिक गणित में उसका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज गति से दौड़ता था और इस भौतिक शास्त्री का नाम था रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो दोस्तों, मैं हूं हितेश गिरी गोसाई। आप है हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाएं, क्योंकि नॉलेज इज एवरीथिंग। दोस्तों, ये घटना है 29 जनवरी साल 1949 की। लुइस अल्वारेज नाम का एक व्यक्ति जो खुद एक अमेरिकन भौतिक शास्त्री था, वो न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ता है और खबर ये थी कि ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमान नाम के दो जर्मन भौतिक शास्त्रियों ने न्यूक्लियर को डिवाइड करने में कामयाबी हासिल कर ली है। और बस इतनी खबर पढ़कर लुइस अल्वारेज चौंक उठा। न्यूज़पेपर की छोटी सी कटिंग में छपे ये समाचार कोई आम समाचार नहीं थे। ये न्यूज़ बहुत ही गंभीर और चिंताजनक थी। जर्मन भौतिक शास्त्रियों ने न्यूक्लियर का फ्यूजन यानी कि अणु का विभाजन कर लिया है। इसका हकीकत में मतलब क्या होता है वो ये अमेरिकी भौतिक शास्त्री अल्वारेज बखूबी जानता था। ये लुइस अल्वारेज भी कोई आम वैज्ञानिक नहीं था। ये वही था जिसने डायनासोर्स के खात्मे के ऊपर एक मशहूर थियरी पब्लिश की थी, जिसने कहा था कि इस पृथ्वी के सभी डायनासोर्स का खात्मा अवकाशी लघु ग्रहों के प्रहार से हुआ था। और उसने अपनी इस थियरी को प्रूफ के साथ पेश किया था। और इसीलिए इस न्यूज को पढ़ने के तुरंत बाद लुइस अल्वारेज अपने सभी कामों को छोड़कर सीधा लेबोरेटरी पहुंचा, जहां सुपीरियर भौतिक शास्त्री रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो इस लेबोरेटरी के इंचार्ज के तौर पर थे, उन्हें ये न्यूज सुनाई। और रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने यह सुनकर तुरंत कहा, ओ माय गॉड, दैट्स इम्पॉसिबल। यूरेनियम के अणु को तोड़ा जा सकता है, यह सच में मानने में नहीं आ रहा है। फिर भी इस बात की पुष्टि करने के लिए रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने ब्लैक बोर्ड पर कुछ भौतिक गणित के सूत्रों को लिखना शुरू कर दिया। वो कुछ कैलकुलेशंस करने लगे। लुइस अल्वारेज ने भी लेबोरेटरी में एक प्रयोग किया। अल्वारेज ने रेडिएटेड मैटर्स पर न्यूट्रॉन्स के प्रहार कर देखा तो सामने आया कि मैटर अल्फा कणों को फैला रहा था। और ये प्रयोग उसने रॉबर्ट ओपेनहाइमर की हाजिरी में किया। इसे देखने के बाद ओपेनहाइमर के दिमाग में सच में विचारों का घमासान मच गया। कुछ देर के लिए मानो वो सदमे में चले गए, क्योंकि पृथ्वी के सबसे भारी कुदरती तत्व यूरेनियम के अणु को तोड़ने का परिणाम क्या आएगा, इसकी कल्पना से ही वहां मौजूद सभी वैज्ञानिक घबरा गए। ओपेनहाइमर सोच रहे थे सिर्फ 28 ग्राम यूरेनियम के अणुओं की संख्या एक के पीछे पूरे 20 शून्य लगा दो उतनी होती है। और अगर यूरेनियम का एक एप्पल जितनी साइज का छोटा सा भी बॉल हो, उस छोटे से बॉल के अणुओं का अगर विभाजन किया जाए तो जो किरणोत्सव निकलेगा वो भयानक हद से विनाशकारी होगा। ओपेनहाइमर ने अपनी कल्पनाओं के घोड़ों को और थोड़ा आगे दौड़ाया और सोचा कि यूरेनियम का जत्था अगर 1 किलोग्राम का हो तो क्या होगा, तब विस्फोट कितना भयानक होगा। और अगर ये जत्था 10 किलोग्राम का हो तो इससे विनाश कितना फैलेगा। ये सोचना तो अब ओपेनहाइमर के दिमाग की क्षमताओं से भी बाहर था। जगत उस वक्त बहुत ही नाजुक परिस्थिति से गुजर रहा हो, ऐसा ओपेनहाइमर को लगा। अगर अणु का विभाजन किया जा सकता है तो उससे उसका परमाणु बम भी बनाया जा सकता है। ये ख्याल भी उस वक्त रॉबर्ट ओपेनहाइमर के दिमाग में आया ही होगा। ऊपर से उस वक्त की बात करें तो पूरी दुनिया एक बारूद के ढेर पर बैठी हुई थी। इस वक्त तक हिटलर जर्मनी का चांसलर यानी कि प्रमुख बन चुका था। एक पूरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था और दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के बेहद ही करीब थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की बहुत बड़ी पराजय हुई थी। उस पे बहुत सारी पेनल्टी लगाई गई थी। ऊपर से जर्मनी का बहुत बड़ा भूभाग आसपास के देशों ने हथिया लिया था और हिटलर ये सब वापस लेने की और उसके बाद पूरी दुनिया को हथियाने की फिराक में ही था। हिटलर के भाषणों में उसकी ये मंशा साफ साफ दिखाई दे रही थी। वर्सेल्स करार की सभी संधियों को हिटलर घोल के पी गया था।
जर्मनी पर उस वक्त ये भी प्रतिबंध थे कि वो कुछ ही हद तक कुछ ही टाइप के हथियार बना सकता है, लेकिन ऐसे किसी भी करार की परवाह किए बिना हिटलर ने जर्मनी में हथियारों का ढेर लगा दिया था। और साल 1949 तक तो जर्मनी के पास 1300 युद्धपोते, 9000 से ज्यादा तो विमान, 15 सबमरीन थी और छोटे बड़े हथियार, बंदूक, राइफल, तोपे और मिसाइल की तो कोई गिनती ही नहीं। इन सब के बीच पोलैंड, जर्मनी के आसपास के सभी देश और यहूदी तो हिटलर के हर वक्त निशाने पर रहते थे। और ऐसी स्थिति में दो जर्मन भौतिक शास्त्री अणु का विभाजन करने में कामयाब रहे थे। ये बात अपने आप में ही बहुत बड़ी चिंताजनक थी, क्योंकि अगर ऐसे हालातों में अगर हिटलर ने पहले परमाणु बम बना दिया, अगर जर्मनी के पास पहले परमाणु शक्ति आ गई, तो दुनिया का क्या हाल हो सकता है, ये सोच अपने आप में ही कपकपा देने वाली थी। और ये सब देखकर तो ये लगता था कि यूरोप और पूरी दुनिया पर आफत के बादल मंडराने लगे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना की बात करते हैं। 16 जुलाई साल 1949, जगह थी पैचॉक, न्यूयॉर्क, अमेरिका। और न्यूयॉर्क के एक लॉन्ग आइसलैंड टापू के किनारे एक डॉज कंपनी की मोटर कार खड़ी हुई, जिसमें से दो व्यक्ति बाहर निकले। एक का नाम था यूजेन विग्नर और दूजे का लियो जिलार्ड। दोनों ही मूल रूप से हंगेरी के यहूदी थे। हिटलर जब साल 1933 में जर्मनी की सत्ता में आया, तब से ही उसने यहूदियों का विरोध शुरू कर दिया था। और इसके बाद ये दोनों ही लोग अपना देश छोड़कर अमेरिका जाके बसे थे। इन दोनों को इस बात पर शक था, या यूं कहे कि यकीन था, कि शायद अब हिटलर परमाणु बम बनाने में व्यस्त हो जाएगा, और अगर उसने ये कर लिया तो वो बहुत ही भयानक होगा। अब इस दरिया किनारे पर आकर ये दोनों एक व्यक्ति की खोज में थे। वो यहाँ वहाँ बहुत घूमे, किनारे पर जितने भी घर थे उन्हें छान लिया, लेकिन वो व्यक्ति मिला नहीं। फिर भी उन्होंने अपने प्रयत्न नहीं छोड़े और सामने उन्हें 8-9 साल का एक छोटा सा बच्चा दिखा। और उस लड़के को उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें पता है आइंस्टाइन का घर किधर है? लड़का बोला हाँ। और इसके कुछ ही मिनट बाद यूजेन और जिलार्ड E=mc² के सूत्रधार और प्रणेता सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के समक्ष थे। लियो जिलार्ड ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को जर्मनी में हुए इस संशोधन के बारे में अवगत किया। जिलार्ड ने यह भी बताया कि यूरोप का राजकीय माहौल कितना गरमाया हुआ है और दुनिया अभी बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। पूरी बात को सुनकर चिंताग्रस्त बने एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि E=mc² का सूत्र तो मैंने दे दिया, लेकिन दुनिया इससे परमाणु बम भी बनाएगी ये कभी सोचा नहीं था। और अगर हिटलर ने परमाणु बम बना लिया तो उसके आतंक को कोई रोक नहीं सकेगा। अब इस पूरे मामले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पूछा। इतना कहते ही यूजेन विग्नर ने एक नोट और पेन निकाली और उन्होंने कहा कि सर, आपको प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक खत लिखना होगा। और खत में क्या लिखना है उसकी डिटेल उन्होंने पहले से ही तैयार कर दी थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये खत लिख दिया। मैंने जिस मुलाकात की बात की उसका महज 1 महीना बीता होगा और सितंबर 1939 में करीब 20 लाख नाजी सैनिक पोलैंड पर टूट पड़े और सिर्फ 36 दिनों में पूरे देश को हथिया लिया। हिटलर ने पोलैंड को जीत लिया था और ये युद्ध अब इससे और ज्यादा भयानक होगा, इसकी पूर्ण संभावना थी, क्योंकि जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण होता है, करार के अनुसार ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी पर टूट पड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों पोलैंड को बचाने के लिए वचनबद्ध थे। और बस इतना होते ही यूरोप का ये युद्ध विश्व युद्ध बन जाएगा, ये भी तय था, क्योंकि ब्रिटेन के आधिपत्य के नीचे भारत जैसे 50 देश ब्रिटेन के लिए युद्ध में कूदने वाले थे। अब इसी बीच एल्बर्ट आइंस्टाइन का वो लेटर व्हाइट हाउस पहुंचा। लेटर प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के टेबल पर था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लेटर के अंत में एक गंभीर बात ये लिखी थी कि जर्मनी ने अपने ताबे वाले चेकोस्लोवेकिया के यूरेनियम के भंडार अन्य देशों को बेचना बंद कर दिया है। और हिटलर का ये फैसला जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस लेटर में लिखा हुआ था, वो पूरी घटना को बयां कर रहा था। और प्रमुख रूजवेल्ट पूरी बात को समझ गए और परमाणु बम का जवाब परमाणु बम से ही होना चाहिए। ये बात मानकर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने वैज्ञानिकों की एक सीक्रेट कमेटी का निर्माण किया। ये कमेटी कोई छोटी बड़ी कमेटी नहीं थी। इस कमेटी में अमेरिका के कुछ हजारों वैज्ञानिक शामिल थे, कई इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस भी। इसमें कुछ आला ऑफिसर्स भी थे और आर्मी के कई सीनियर लोग भी। और ये सभी लोग बस एक व्यक्ति के निर्देश और कमांड के अंडर परमाणु बम को बनाने वाले थे,
जो व्यक्ति इस कमिटी को कमांड देने वाला था वो सर्वोच्च व्यक्ति था रॉबर्ट ओपनहाइमर। रॉबर्ट ओपनहाइमर और उनकी ये कमिटी अभी तो परमाणु बम बनाने पर रिसर्च कर रहे थे और इन सबके बीच रॉबर्ट ओपनहाइमर के दिमाग पर बहुत बड़ा प्रेशर था क्योंकि उन्हें हिटलर से पहले परमाणु बम बनाना था। रॉबर्ट ओपनहाइमर की बात करें तो उनके पिताजी का नाम जूलियस ओपनहाइमर था। जूलियस ओपनहाइमर साल 1888 में जर्मनी छोड़कर अमेरिका जाकर बसे थे और वहां के नागरिक बने थे। वो अमेरिका में टेक्सटाइल का बिजनेस करने लगे और इस बिजनेस में वो बहुत पैसे भी कमाए। और रॉबर्ट ओपनहाइमर की मदर एला फ्रीडमान एक चित्रकार थी। रॉबर्ट ओपनहाइमर एक जीनियस थे। वो उनके बचपन में भी साफ साफ दिखता था। 9 साल की उम्र में अगर ओपनहाइमर को ग्रीक में सवाल पूछा जाए तो वो लैटिन में जवाब देते। इस उम्र में वो ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मनी ये सब भाषाएं जानते थे और आगे बढ़कर वो रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र में भी अव्वल लाने लगे। ओपनहाइमर की स्कूलिंग तो ऐसे चलती रही और स्कूलिंग के बाद उन्होंने अपनी आगे की स्टडी अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में की। हार्वर्ड में एंट्री लेने के बाद रॉबर्ट ओपनहाइमर का दिमाग बहुत ही खुराफाती हो गया था। उनके भेजे में विज्ञान के क्षेत्र का बहुत उम्दा ज्ञान पड़ा था। ये बात है आज से करीब 100 साल पुरानी और उस वक्त अमेरिका में ये माहौल था कि रोमन कैथोलिक संप्रदाय हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी को भी प्रभावित करता था। उस वक्त वहां पे वातावरण भी कैथोलिक धर्म का हुआ करता था और रॉबर्ट ओपनहाइमर के यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिलने के कुछ ही महीने बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी यहूदी विद्यार्थियों की संख्या के लिए एक कैप डाल दी। खैर, उपेक्षा के इस माहौल में भी रॉबर्ट ओपनहाइमर ठीक ठाक रूप से वहां पर पढ़े और जून के महीने में साल 1925 में वो वहां से ग्रेजुएट हुए। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट होने के बाद फर्दर स्टडी के लिए रॉबर्ट ओपनहाइमर ब्रिटेन में गए। ब्रिटेन में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और उस वक्त ब्रिटेन साइंस के क्षेत्र में दुनिया का अव्वल नंबर का देश हुआ करता था। दोस्तों, जब रॉबर्ट ओपनहाइमर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अभ्यास कर रहे थे तब उनकी मानसिक स्थिति भी कुछ हद तक बिगड़ गई थी। वो डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। हालांकि उनके रूममेट्स और उनके दोस्तों ने उन्हें सपोर्ट दिया और धीरे धीरे स्थिति सुधरी। इसके बाद कैम्ब्रिज की स्टडी पूरी करने के बाद रॉबर्ट ओपनहाइमर भौतिक शास्त्र और क्वांटम मैकेनिक्स की आगे की स्टडी के लिए जर्मनी गए और जर्मनी की आखिरी डिग्री लेने के बाद वो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम बना चुके थे। अमेरिका की प्रत्येक यूनिवर्सिटी उन्हें प्रोफेसर की नौकरी देने के लिए तैयार थी और इन सब के बीच ओपनहाइमर ने कैलटेक नाम से मशहूर कैलिफोर्नियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ऑफर स्वीकार की। अब कैलिफोर्निया जाकर ओपनहाइमर जीन टेटलोक नाम की एक 22 साल की युवती के संपर्क में आए। ये साल था साल 1936 का। ओपनहाइमर और जीन दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पड़े, लेकिन इन दोनों ने कभी शादी नहीं की। खैर, रॉबर्ट ओपनहाइमर ने साल 1940 में कैथरीन हैरिसन नाम की एक महिला के साथ शादी की थी। अब हम फिर से हमारे ट्रैक पर आए और परमाणु बम के अभियान की बात करें तो अमेरिका की सरकार ने 18 सितंबर साल 1942 के दिन द मैनहट्टन प्रोजेक्ट नाम का एक मिशन शुरू किया। यह मैनहट्टन मिशन वही मिशन था जो परमाणु बम बनाने वाला था और इसके लिए सर्वे सर्वा के तौर पर प्रोफेसर रॉबर्ट ओपनहाइमर को नियुक्त किया गया था। उस वक्त इस मिशन में एक और साइंटिस्ट भी था जिसका नाम था एडवर्ड टेलर और टेलर ये चाहता था कि परमाणु बम नहीं लेकिन हाइड्रोजन बम बनाया जाए। हालांकि इस अभियान के सालों बाद एडवर्ड टेलर ने सक्सेसफुली हाइड्रोजन बम बनाया भी, लेकिन उस वक्त उसकी इस मान्यता को रद्द कर दिया गया था। अब परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम की एक निश्चित मात्रा में क्वांटिटी की जरूरत होती है। इस क्वांटिटी को साइंटिफिक भाषा में द क्रिटिकल मास कहा जाता है और इस क्वांटिटी में थोड़ी बहुत भी ऊंच नीच हो जाए तो भी समस्या हो सकती है और निश्चित मात्रा में इसे बनाने के बाद एक निश्चित रूप में धमाका हो, ये भी सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही स्पेसिफिक और बारीकी से इसे बनाने की जरूरत होती है। और ये सब काम रॉबर्ट ओपनहाइमर बखूबी से कर पाएंगे, ऐसा अमेरिकन सरकार और कर्नल लेस्ली ग्रोस को लगता था, इसीलिए उन्होंने इन्हें नियुक्त किया था। अब कर्नल लेस्ली ग्रेव्स ये पूर्ण रूप से मानते थे कि रॉबर्ट ओपनहाइमर के बिना द मैनहट्टन प्रोजेक्ट को सफलता प्राप्त नहीं होगी। हो सकता है कि लंबे समय बाद ये किसी और वैज्ञानिक के द्वारा संभव हो, लेकिन अभी तो उन्हें कम समय में ये सब कुछ करना था क्योंकि सामने जर्मनी था और जर्मनी का परमाणु बम बनाने का अभियान कहां तक पहुंचा है ये अमेरिका नहीं जानता था। इसलिए उनसे पहले परमाणु बम बनाना अमेरिका के लिए जरूरी बन गया था। 16 नवंबर साल 1942
दोपहर का समय था और जगह थी न्यू मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पर एक सुदूर जगह खोजनी थी जहाँ पर परमाणु बम का परीक्षण किया जा सके। प्रोफेसर ओपनहाइमर और कर्नल लेस्ली ग्रो जगह को नियुक्त करने के लिए यहाँ पर पहुंचे और अंततः उन्हें एक जगह मिल ही गई। इसके बाद वहां पर पूरा पड़ाव डाला गया। आने वाले कुछ दिनों में या महीनों में अमेरिका के विविध क्षेत्र में काम कर रहे अव्वल नंबर के साइंटिस्ट धीरे धीरे करके गायब होने लगे, क्योंकि वो सब इस एक जगह पर एकत्रित होने वाले थे। रोड मैप तैयार था, सब कुछ फुल जोरों से चल रहा था, सरकार से फुल फंडिंग भी मिल रही थी और बस अमेरिका के सभी साइंटिस्ट, उसके आर्मी ऑफिसर्स और इंजीनियर्स परमाणु बम बनाने की विधि में जुट गए थे। अब दोस्तों, परमाणु बम बनाने की सोचना और वाकई में परमाणु बम बनाना, ये दोनों बातें बहुत ही अलग अलग है। इसे बनाने के लिए बहुत बड़ी मेहनत और टाइम चाहिए और ऐसे करते करते कुछ महीने, कुछ साल बीतने लगे और साल आया 1945। महीना था अप्रैल और तारीख थी 12। दिन था गुरुवार और इस दिन अमेरिकी प्रजाजनों को एक आघातजनक दुखद समाचार मिलते हैं। दूसरे विश्व युद्ध जैसे कठिन माहौल में अमेरिका की नीतियों को गढ़ने वाले और उसका भविष्य तय करने वाले अमेरिका के प्रमुख यानी कि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अब नहीं रहे। इस समाचार ने पूरे अमेरिका को शोक में डाल दिया। वहां परमाणु बम के परीक्षण की साइट पर भी ओपनहाइमर और सभी वैज्ञानिक आधे लाठी पर लहरा रहे अमेरिका के नेशनल फ्लैग को सलामी देकर 3 मिनट का मौन धारण करते हैं। रूजवेल्ट को श्रद्धांजलि देने के लिए रॉबर्ट ओपनहाइमर अपने प्रवचन में श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक बोलते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोडन पुरुषेयो यच्छद्रः स एव वस्सः। और उसका वो अंग्रेजी में अनुवाद भी करते हैं। The faith of all humans conforms to be the nature of their mind. All people possess faith, and whatever the nature of their faith, that is verily what they are. रॉबर्ट ओपनहाइमर जर्मन, लैटिन, ग्रीक, डच और फ्रेंच भाषा का तो जानकार था ही, लेकिन संस्कृत भाषा इसे इन सब में सबसे ज्यादा पसंद थी। वेदों और उपनिषदों को पढ़ने के बाद भगवत गीता को उन्होंने पढ़ा और भगवत गीता ने उन्हें कई हद तक आध्यात्मिक भी बनाया था। जब रॉबर्ट ओपनहाइमर अपने कॉलेज टाइम में संस्कृत को सीख रहे थे, तब उन्होंने एक लेटर अपने भाई को लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं संस्कृत सीख रहा हूँ और मुझे इस भाषा की मिठास पसंद है। कितनी सरल भाषा है ये। भगवत गीता भी मैंने पढ़ी। ये एक अनूठा ज्ञान देने वाला एक बहुत ही मर्मस्पर्शी ग्रंथ है। साल 1933 में रॉबर्ट के पिता जूलियस ने रॉबर्ट ओपनहाइमर को एक चमचमाती हुई कार भेंट की थी और इस कार का नाम भी रॉबर्ट ओपनहाइमर ने गरुड़ रखा था। संस्कृत, श्रीमद् भगवद गीता और इंडियन कल्चर ने रॉबर्ट ओपनहाइमर का दिल छू लिया था। अब अमेरिका में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के बाद हैरी ट्रूमन नए प्रमुख बनते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की मौत के ठीक 18 दिन बाद 30 अप्रैल साल 1945 के दिन हिटलर ने आत्महत्या कर दी और उसके 12वें दिन जर्मनी की नाजी सेना ने पराजय स्वीकार कर लिया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी खत्म नहीं हुआ था। वहां जापान फुल फॉर्म में खेल रहा था। यहाँ अमेरिका में कई लोग, कई बड़े ऑफिसर्स और कई वैज्ञानिक भी ये सोचने लगे थे कि उनका सबसे बड़ा शत्रु यानी कि हिटलर अब नहीं रहा है और जर्मनी ने हार भी स्वीकार ली है। इसलिए अब उन लोगों का परमाणु बम बनाने का कोई मकसद नहीं रहता है और ऐसे में अमेरिका में चल रहे द मैनहट्टन प्रोजेक्ट को अब समेट लेना चाहिए। हालांकि ये बात अमेरिकी सरकार नहीं सोच रही थी, लेकिन भीतर ये बात चल रही थी और ऐसा ही एक शख्स था, लियो ज़िलार्ड, जिसने जून 1945 में एक पूरे दस्तावेज बनाए जिसमें अमेरिकन सरकार को ये रिक्वेस्ट की गई कि अब आप द मैनहट्टन प्रोजेक्ट को वाइंड अप कर लीजिए। ये दस्तावेज अमेरिकी प्रमुख के पास पहुंचे, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद 18 जून 1945 के दिन अमेरिकी सेना के सर्वेसर्वा यानी कि अमेरिकी सेना के तीनों विंग्स के सबसे बड़े सेनापति, जिनका नाम था एडमिरल विलियम डी लीही, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि मैं मानता हूँ कि जापान सरकार की जो भी पूर्व शर्तें हैं उनका स्वीकार करके हम जापान के साथ के युद्ध का अंत ला सकते हैं। और ये सोच सिर्फ एडमिरल की अकेले की नहीं थी, पर यूएस के कई राजनीतिक विशेषज्ञ, कई वैज्ञानिक और सेना अध्यक्ष भी यही मानते थे। हिटलर के खत्म हो जाने के बाद तो रॉबर्ट ओपनहाइमर भी अब ये मानते थे कि अभी मैनहट्टन प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अमेरिका के प्रमुख हैरी ट्रूमन इन सब की बातों को लतिया रहे थे
उनका मिजाज एक अलग ही लेवल पर था। एक और दूसरे विश्व युद्ध ने यूरोप की तो कमर तोड़ दी थी। अब इस युद्ध के बाद ब्रिटेन भी महासत्ता नहीं रहा था और ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रूमन को अमेरिका के महासत्ता बनने के साफ साफ अवसर दिख रहे थे और ये सब सोचकर उन्होंने द मैनहट्टन प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखा। अब महीना था जुलाई का, तारीख थी 16, साल 1945 और जगह थी लॉस एलामोस। परमाणु बम बनकर तैयार था। परीक्षण के लिए न्यू मैक्सिको का 1150 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एक विस्तार कैप्चर कर लिया गया था। परमाणु बम रॉबर्ट ओपनहाइमर ने बना तो लिया था, लेकिन आगे कहा ना, वो भी चाहते थे कि इसका परीक्षण ना हो। और परीक्षण के दिन और उसके अगले दिन ही, ये दोनों ही दिन रॉबर्ट ओपनहाइमर के बेचैनी में गुजरे थे। विस्फोट की अगली रात तो वो ठीक से सोए भी नहीं थे और बार बार एक श्लोक का रटन कर रहे थे। वन रणे शत्रु जलाज्ञानी मध्य महार्णवे पर्वत मस्तके वा सुप्तम प्रमत्त विषम स्थितम वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। भगवत गीता का यह श्लोक उसके मन को थोड़ी बहुत शांति प्रदान करता था। ऐसे कुछ बेचैनी में रात तो गुजर गई और दिन आया परमाणु बम के परीक्षण का। रॉबर्ट ओपनहाइमर ने इस प्रायोगिक विस्फोट को ट्रिनिटी नाम दिया था। अब ट्रिनिटी के तो बहुत सारे मतलब होते हैं, त्रिविधि, त्रिपंखी, त्रिपक्षी और बहुत सारे। लेकिन ओपनहाइमर की हिंदू धर्म के प्रति जो निष्ठा थी, उसे देखकर तो इसे त्रिदेव के लिए ही ये अंग्रेजी प्रयोग उच्चारित किया हो ऐसा लगता है। सर्जक, पालक और संहारक, ये तीनों देव रॉबर्ट ओपनहाइमर के दिमाग में हो ऐसा लगता था। परमाणु बम को रखने के लिए एक ऊंचा टावर बनाया गया था जिसके ऊपर रॉबर्ट ओपनहाइमर चढ़ता है और वहां उसे अपना सर्जन दिखता है, जो वास्तव में तो सर्जन नहीं लेकिन संहार था। अब वो समय आ गया था जब परीक्षण होने वाला था। काउंटडाउन शुरू किया जाता है। बहुत सारे वैज्ञानिक वहां पर खड़े थे। बहुत सारी टीमें परमाणु बम को दूर से निहार रही थी। ये एक छोटा सा परीक्षण था, एक बहुत ही कम क्वांटिटी में, लेकिन उसका भी परिणाम कितना खतरनाक आ सकता है वो आप आगे देखेंगे। विस्फोट होने से पहले काउंटडाउन शुरू किया गया। सुबह के 5:10 का समय था और काउंटडाउन को गिनने वाला सैम एलिसन नाम का एक भौतिक शास्त्री लाउड स्पीकर में बोला, इट इज नाउ 0-20 मिनट्स। मतलब विस्फोट के पहले 20 मिनट बाकी थे। समय बीतता गया और सभी वैज्ञानिक बहुत बड़ी उत्सुकता में थे। ना सिर्फ वैज्ञानिक, लेकिन व्हाइट हाउस से लेकर अमेरिका में जो कोई भी इसके बारे में जानता था, उन सभी लोगों ने उस दिन कोई भी और काम किए बिना अपनी नजरें इसी पर टिकाई हुई थी। कुछ समय बीता और लाउड स्पीकर में एक शब्द गूंजा, नाउ, और धड़ाम से धरती गूंजने लगी। खुली आंख से देखने वाला तो एक ही सेकंड में हमेशा के लिए अंधा हो जाए, इतना बड़ा तेज पुंज वहां से फूटा और एक मशरूम का बादल आकाश की ओर उड़ने लगा। रॉबर्ट ओपनहाइमर इस विस्फोट से 10 किलोमीटर दूर कुछ वैज्ञानिकों के साथ जमीन दस्त लेटे हुए थे। इस विस्फोट के बाद भी वो तुरंत खड़े नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि विस्फोट के बाद हवा के जो मोजे वहां पर चल रहे थे वो किसी को भी अगर जो खड़ा हो उसे कहीं दूर फेंक सकते थे। कुछ और मिनट्स बीते और सब लोग खड़े हुए। वो एक दूसरे को भेंट पड़े। कुछ लोग तो रोने लगे और बाकी बचे थे वो सब स्तब्ध हो गए थे। रॉबर्ट ओपनहाइमर ने जब खड़े होकर ट्रिनिटी टावर को देखा तो उस मीनार का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। चारों ओर बेशुमार गर्मी थी और वातावरण तंज। और ऐसे हालात में रॉबर्ट ओपनहाइमर को गीता का एक और श्लोक याद आता है, कालोडस्मि लोकस्य यकृत प्रबद्धो लोकान्यस माहर्तुमिह प्रवृत्त ऋतेडपि त्वनन्न भविष्यांति सर्वे येडस्वस्थिता प्रत्यनीकिषु योधा। इस श्लोक का मतलब आपको हिंदी में बता देता हूँ। मैं सर्वलोक का नाश करने वाला रूठा हुआ महाकाल हूँ। यहाँ मैं इस लोक के संहार के कार्य में लिप्त हूँ। तेरे पांडवों के अलावा हर एक वो सैनिक जो इस सेना में आमने सामने खड़े हैं, उन सभी का अंत हो जाएगा। इसके बाद रॉबर्ट ओपनहाइमर को द मैनहट्टन प्रोजेक्ट की सफलता ने रातों रात फेमस कर दिया। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा दुखी कहते हैं कि दो लोग थे। एक था रॉबर्ट ओपनहाइमर और एक था एल्बर्ट आइंस्टाइन। लेकिन इनको अभी और दुखी होना बाकी था, क्योंकि ये लोग अपना ये दुख भूला पाते उससे पहले ही इन लोगों को एक बहुत बड़ा सदमा लगा।
6 अगस्त साल 1945 के दिन जब अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम बरसाया और 3 दिन बाद दूसरे एक परमाणु बम ने नागासाकी को निस्तनाबूद कर दिया। इन दोनों ही बम्स का नाम था लिटिल बॉय और फैटमैन और इन दोनों ही जापानी शहरों के कुल मिलाकर 2 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए और जो बचे सब जानते हैं उनकी पिछली लाइफ भी कैसी थी। इसके बाद रॉबर्ट ओपनहाइमर अपने आप को अपराधी मानने लगा। कोई और साइंटिस्ट हो तो शायद ऐसा नहीं सोचता, लेकिन रॉबर्ट ओपनहाइमर का मन तो आध्यात्मिकता की ओर मुड़ा हुआ था। एक वैज्ञानिक के तौर पर रॉबर्ट ओपनहाइमर ने यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि प्राप्त की थी और इसके लिए उसकी चारों ओर वाहवाहियां होने लगी। बहुत सारे लोगों ने उसको गिफ्ट्स दिए, पुष्प दिए। बहुत सारे अमेरिकन के लिए वो आइडल बन गया। लेकिन धीरे धीरे कुछ महीने कुछ समय बाद रॉबर्ट ओपनहाइमर ने अपना दुख जाहिर में व्यक्त करना शुरू कर दिया और वो अमेरिकन सरकार को भी ये कहता रहा कि अमेरिका और परमाणु बम न बनाए, रशिया के साथ संधि कर ले और दोनों ही देश इस पर आज ही फुल स्टॉप मार दे। जब ये बात रॉबर्ट ओपनहाइमर जाहिर में कहने लगा तब इसका परिणाम विपरीत हुआ। रॉबर्ट ओपनहाइमर को रशिया का हिमायती माना गया। कई लोग उस पर रशिया का पक्ष लेने के आक्षेप भी करने लगे। इसके बाद जब प्रमुख हैरी ट्रूमन रॉबर्ट ओपनहाइमर को मिले तब उन्होंने ओपनहाइमर को पूछा कि रशिया कब अपना पहला परमाणु बम बनाने वाला है और इसका ओपनहाइमर ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। और इसके जवाब में प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन जोर से बोला, कभी नहीं। और प्रेसिडेंट का जवाब देते हुए रॉबर्ट ओपनहाइमर बोला, मिस्टर प्रेसिडेंट, आई फील आई हैव ब्लड ऑन माई हैंड्स। और ये सुनकर प्रेसिडेंट और ज्यादा गुस्सा हो गया और ओपनहाइमर को तुरंत अपनी ऑफिस से बाहर जाने को बोला और अपने एक सलाहकार को बोला, आई डोंट वॉन्ट टू सी दिस सन ऑफ बिच इन दिस ऑफिस एवर अगेन। अब इसके बाद करीब 5 साल बाद 29 अगस्त साल 1949 के दिन साम्यवादी रशिया अपना पहला परमाणु बम बना लेता है और रशिया की ये उपलब्धि प्रमुख ट्रूमन के लिए एक बहुत बड़ा आघात थी, क्योंकि प्रमुख ट्रूमन ये सोचता था कि रशिया कभी परमाणु बम बना ही नहीं सकेगा। इसके बाद रॉबर्ट ओपनहाइमर पर बहुत सारे आक्षेप लगाए गए। उसे रशियन फेवर करने वाला या कई लोग रशियन एजेंट भी कहने लगे। रॉबर्ट ओपनहाइमर ने कहा भी कि अगर मैं देशद्रोही होता तो द मैनहट्टन प्रोजेक्ट को सफल ही नहीं होने देता। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट ने रॉबर्ट ओपनहाइमर की सिक्योरिटी क्लियरेंस छीन ली और बाकी का जीवन रॉबर्ट ओपनहाइमर ने एक आम नागरिक की तरह लेकिन बदनामी के साथ बिताया। इसके बाद साल आता है साल 1963 का। तब अमेरिका के प्रमुख थे जॉन एफ कैनेडी और जॉन एफ कैनेडी रॉबर्ट ओपनहाइमर का सिक्योरिटी क्लियरेंस फिर से जारी करना चाहते थे और वो रॉबर्ट ओपनहाइमर का व्हाइट हाउस में बुलाकर सम्मान करना भी चाहते थे। लेकिन इससे पहले ही प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का निधन हो गया और उसके बाद अमेरिका के नए प्रमुख लिंडन जॉनसन ने रॉबर्ट ओपनहाइमर का व्हाइट हाउस में एक सम्मान समारोह भी रखा। और यहाँ तक तो रॉबर्ट ओपनहाइमर बहुत ही बूढ़े हो गए थे। रह रहकर अपने जीवन के अंतिम दिनों में उनका ये कलंक धुल गया और द फादर ऑफ द एटम बॉम्ब नाम से जाने जाने वाले रॉबर्ट ओपनहाइमर फरवरी 18 साल 1967 के दिन परलोक सिधारे। तो दोस्तों ये था द मैनहट्टन प्रोजेक्ट और उसके कल्टाधर्ता रॉबर्ट ओपनहाइमर का पूरा सच। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हो सके इतने कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान के लिए द नॉलेज के साथ आज ही जुड़ जाए। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।